हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एसपी सर बायोलॉजी वाला एसपी सर यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन एवं स्वागत। विद्यार्थियों, आज हम बायोलॉजी वाले एसपी सर यूट्यूब चैनल पर प्रथम क्लास को लेने वाले हैं, जिसमें आपके सामान्य विज्ञान के बारे में रहेगा, जो आपको अध्ययन करवाया जाएगा। विद्यार्थियों, बायोलॉजी वाला एसपी सर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। विद्यार्थियों, आपके ही सहयोग से हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कला से की जाएगी। इससे आपके सहयोग से हमारी मेहनत दोनों मिलकर के एक इस यूट्यूब चैनल के बारे में अच्छा हम प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, बिना देरी की हम आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सामान्य विज्ञान का तो एक मैटर के बारे में, जो पदार्थ और पदार्थ के अंदर होने वाले परिवर्तन के बारे में रहेगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा परिवर्तन। परिवर्तन। अब इसमें ध्यान देना कि तुम बोलते हैं चेंज, कि जब कोई भी रसायन विज्ञान की बात करते हैं तो रसायन विज्ञान का शुरुआत ही पदार्थ से होती है, मैटर से होती है। और उस मैटर का निर्माण, उस मैटर के अंदर होने वाले अनेक परिवर्तन, अनेक चेंज, उस चेंज के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो आज मुख्य हमारा जो टॉपिक रहेगा परिवर्तन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि परिवर्तन है क्या। परिवर्तन की यदि परिभाषा कहे तो हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थों का एक रूप से दूसरे रूप में बदलना परिवर्तन कहलाता है। आप देखते भी हो दैनिक जीवन के अंदर कई ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने एक रूप से दूसरे रूप में बदलते रहते हैं। जैसे आप देखते हो कि जैसे हम भोजन करते हैं, तो भोजन जब हम करते हैं तो उस पदार्थ का रूप अलग होता है, और भोजन पाचन करने के बाद वो पदार्थ परिवर्तन हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये परिवर्तन जो पदार्थों के अंदर संभव है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि परिवर्तन किसे कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थों का एक रूप से, पदार्थों का एक रूप से दूसरे रूप में, एक रूप से दूसरे रूप में बदलना परिवर्तन कहलाता है। एक रूप से दूसरे रूप में बदलना परिवर्तन कहलाता है। विद्यार्थियों, परिवर्तन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला परिवर्तन भौतिक परिवर्तन। जो पहला परिवर्तन होगा वो रहेगा भौतिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन को यदि फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज जिसको बोलते हैं फिजिकल चेंज, और दूसरा परिवर्तन होगा वो आपका रहेगा रासायनिक, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। और इस रासायनिक परिवर्तन को केमिकल चेंज, जिसको बोलते हैं केमिकल चेंज। ये मुख्यतः दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला परिवर्तन भौतिक परिवर्तन, जिसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। दूसरा परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन, जिसको बोलते हैं केमिकल चेंज। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं भौतिक परिवर्तन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन क्या होता है, उस भौतिक परिवर्तन की परिभाषा, भौतिक परिवर्तन की विशेषता, और भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण जो हमारे इस पदार्थों के परिवर्तन होते हैं। तो सबसे पहले भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों के भौतिक गुण एवं भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। लिख सकते हैं कि ऐसा परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें, जिसमें पदार्थों के, जिसमें पदार्थों के भौतिक गुण एवं भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। लिख सकते हैं कि ऐसा परिवर्तन जिसमें, जिसमें पदार्थों के, जिसमें पदार्थों के भौतिक गुण एवं भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं।
भौतिक गुण, पदार्थों के भौतिक गुण। अब विद्यार्थियों, ये भौतिक गुण क्या होते हैं? तो हम कह सकते हैं कि भौतिक गुण में यदि बात की जाए तो इसमें आकार, ताप, ताप, घनत्व, रंग आदि ये भौतिक गुण में आते हैं। तथा भौतिक अवस्थाएं, तथा भौतिक अवस्थाएं या भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब विद्यार्थियों, भौतिक परिवर्तन के अंदर विशेषता क्या होती है, कौन कौन सी विशेषता होती है, उसके बारे में यदि अध्ययन करते हैं तो हम बात करते हैं भौतिक परिवर्तन की विशेषता। भौतिक परिवर्तन की विशेषता, इस विशेषताओं को गुण के नाम से भी जानते हैं, प्रॉपर्टीज के नाम से भी जानते हैं कि ये भौतिक विशेषता, भौतिक परिवर्तन की विशेषता या गुण कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहली इसकी विशेषता होती है कि जब पदार्थ के ऊपर जो परिवर्तन का कारण था, यदि परिवर्तन का कारण हटने पर पदार्थ अपनी मूल अवस्था में पुनः आ जाते हैं। जैसे पहला, परिवर्तन का कारण हटने पर, परिवर्तन का कारण हटने पर पदार्थ पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं, पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, पदार्थ अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं। अब विद्यार्थियों, इसका अर्थ क्या होता है? जैसे मैं कह देता हूं कि एक जल ले लेते हैं, और जल किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में होता है, लिक्विड होता है। अब मैं क्या करता हूं, इस जल का टेम्परेचर में क्या करता हूं, डाउन कर देता हूं, 0 डिग्री सेल्सियस से कम कर देता हूं। तो ये जल है वो अपने द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाएगा, तो इसमें वो बर्फ बन जाएगा, बर्फ। और ये बर्फ क्या होती है? ठोस अवस्था होती है। तो ध्यान देना कि परिवर्तन का मुख्य कारक क्या था? ताप। और यदि ये कह रहा है कि जब तापमान या परिवर्तन का कारण हट जाता है, जो 0 डिग्री सेल्सियस से हमने इस लिक्विड का टेम्परेचर घटाया तो ये ठोस बन गया। यदि जब वापस ये टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, तो ये वापस आपका जो बर्फ है वो पुनः किस में आ जाती है? द्रव में आ जाती है, जल बन जाती है। ठीक है, तो ध्यान देना कि ये जो घटनाएं घटित होती है ये केवल और केवल भौतिक गुण के द्वारा होती है, ताप के द्वारा होती है। तापमान घटाते हैं तो द्रव अवस्था ठोस अवस्था में, और जब तापमान बढ़ाते हैं तो वापस ठोस अवस्था किस में बदल जाती है? द्रव अवस्था में बदल जाती है। दूसरा रही बात कि ये जो परिवर्तन होते हैं ये उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन होता है वो उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि कभी स्थायी नहीं होते हैं, ये बदलते रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। ये परिवर्तन कैसे होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं, जो बदलते रहते हैं, या हम कह सकते हैं अस्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? अस्थायी। तीसरा है ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं। और रही बात अंतिम विशेषता की, भौतिक परिवर्तन के दौरान जब पदार्थों का एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है तो वो अल्प समय के लिए बदलता है, और अल्प समय बढ़ने के बाद पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं। इस कारण भौतिक परिवर्तन के अंदर कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है। तो हम इसमें यह भी लिख सकते हैं कि इसमें नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है, इसमें नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है, पदार्थों का निर्माण नहीं होता है। तो विद्यार्थियों, ये 4 विशेषता होती है, इससे ज्यादा आपकी कोई विशेषता आएगी नहीं, और मुख्यतः ये 4 ही विशेषता है भौतिक परिवर्तन की।
अब हम बात करते हैं कि भौतिक परिवर्तन विशेषता के बाद कुछ ऐसे उदाहरण है जो आपको हम बताएंगे कि कौन कौन से उदाहरण होते हैं। तो हम बात करते हैं भौतिक परिवर्तन के उदाहरण, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण, परिवर्तन के उदाहरण। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि कौन कौन से उदाहरण हैं जो हमें भौतिक परिवर्तन के उदाहरण को समझने में सहायक होते हैं, जो हमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण एक साथ दे दिए जाते हैं और उसमें आपको कह दिया कि बताइए कौन सा भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है और कौन से रासायनिक है। तो वो आपको हम बताते हैं कि सबसे पहला आता है कागज का फटना। कागज का फटना। अब विद्यार्थियों देखना, जब कागज है, जैसे मान लेते हैं कि ये कागज है और इस कागज को हम बीच में से फाड़ देते हैं। जब बीच में से फाड़ देते हैं तो इस कागज के अंदर केवल और केवल आकार परिवर्तन होगा। जब आकार परिवर्तन होता है तो वह भौतिक गुण है, और भौतिक गुण के अंदर जितने भी आपके पदार्थ आते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं? भौतिक परिवर्तन के होते हैं। जैसे आकार है, इसका आकार परिवर्तन हुआ है। अब आकार परिवर्तन होना, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, पदार्थ वही है लेकिन उसकी केवल साइज कम हो गई। तो इसका मतलब है कि कागज का फटना एक भौतिक परिवर्तन है। दूसरा, मोम का पिघलना। जैसे एक मोमबत्ती होती है, तो मोम का पिघलना, जब मोमबत्ती पिघल जाती है तो उसके अंदर जो केमिकल्स होता है वो तो जल जाता है, लेकिन जो मोम होती है वो पहले एक लंबाई में होती है फिर पिघल करके नीचे बन जाती है। तो उसके अंदर भी वो कह सकते हैं कि आकृति में परिवर्तन, पुनः वापस मोम को उस आकृति में बना सकते हैं। तीसरी बात हम कह सकते हैं नौसादार का उद्रपातन। नौसादार का उद्रपातन, नौसादार का जो रासायनिक सूत्र होता है NH4Cl होता है, नौसादार का उद्रपातन। अब ये नौसादार का उद्रपातन क्या है? यहाँ पर कपूर का भी कह सकते हैं, नेफ्थलीन का भी कह सकते हैं, सब्लिमेशन होना, कि ये क्या होता है? नौसादार ठोस अवस्था में होता है, जैसे ही उसको गर्म करेंगे तो ये बिना द्रवित हुए गैस में बदल जाएगी। जब पुनः इसको ठंडा करेंगे तो ये बिना द्रवित हुए वापस पुनः ठोस में बदल जाती है, तो अपने मूल अवस्था में वापस आ जाती है। फिर चौथा बात करें तो हम कह सकते हैं कि लोहे से चुंबक का बनना। लोहे से चुंबक बनना, चुंबक बनना। तो विद्यार्थियों देखना कि जब लोहा होता है, इस लोहे को किसी चुंबक के स्पर्श करवाएंगे या उससे कुछ समय तक उसके संपर्क में रखेंगे तो लोहा क्या बन जाएगा? चुंबक का गुण धारण कर लेता है। तो ये मुख्यतः गुण धर्म, ये इसके उदाहरण होते हैं, जो कागज का फटना, मोम का पिघलना, नौसादार का उद्रपातन, लोहे से चुंबक बनना। और लास्ट आपकी जो सबसे मोस्ट उदाहरण है वो है जल की अवस्थाओं में परिवर्तन होना। जल की अवस्थाओं में परिवर्तन होना, जल की अवस्थाओं में परिवर्तन होना। अब ध्यान देना कि एक ऐसा पदार्थ होता है जो तीनों अवस्थाओं में रहता है। जल की अवस्थाओं में परिवर्तन, तीनों अवस्थाओं में, जल की अवस्थाओं में परिवर्तन होना। जल एक ऐसा है जो तीनों अवस्थाओं में रहता है, ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है और गैस में भी पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे आपका ठोस बर्फ, बर्फ, जल और जल के बाद जल वाष्प, जल वाष्प। अब ध्यान देना विद्यार्थियों कि जो बर्फ होता है वो ठोस प्रकृति का होता है, जल होता है वो द्रव और जल वाष्प होता है वो गैस। तो ध्यान देना ये चेंज कैसे होते हैं? तो हम कह सकते हैं कि जब बर्फ का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, बर्फ का टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेंगे। तो बर्फ का टेम्परेचर, जो बर्फ को न्यूनतम तापमान, वह न्यूनतम ताप जिस पर ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदल जाती है उसे गलनांक कहते हैं। तो बर्फ का गलनांक होगा वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस से होगा। अब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से गर्म करते हैं तो वो द्रव जल में बदल जाती है, और जल को हम 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो वो जल जल वाष्प में बदल जाता है, जो द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो जल का क्वथनांक होता है वो आपके 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। या फिर हम इसको
केल्विन में बदलना चाहते हैं तो यहाँ हम लिखेंगे 273 केल्विन जीरो पर, और 100 के डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा 373 केल्विन। अब ये कह रहा है कि ये जल वाष्प पुनः वापस द्रव कैसे बनेगा, तो हम कह सकते हैं कि उसी जल वाष्प को जब 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ठंडा करेंगे तो वो आपका किस में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा, जल बन जाएगा। और जल को 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान पर उसको वापस ठंडा करेंगे तो वो आपका ठोस या बर्फ बन जाता है। तो कहने का मतलब है कि इस जल के अंदर इसकी भौतिक अवस्थाएं परिवर्तन होती है, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, पुनः ठंडा करते हैं तो गैस से द्रव, द्रव से ठोस में बदल जाता है। तो ये विद्यार्थियों आपके भौतिक परिवर्तन के बारे में, जैसे मुख्यतः 3 पॉइंट्स आएंगे कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, भौतिक परिवर्तन की विशेषता और भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ लिया था कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, भौतिक परिवर्तन की परिभाषा। उसके बाद हमने देखा कि भौतिक परिवर्तन की विशेषता, हमने मुख्यतः 4 विशेषता पढ़ी, और उसके बाद हमने पढ़े भौतिक परिवर्तन के उदाहरण, जो मुख्यतः 5-6 उदाहरण होते हैं। और आप इस उदाहरण को यदि ध्यान में रखोगे तो ये आपका लगभग जो क्वेश्चन है वो आपका राइट होगा। अब विद्यार्थियों दूसरी परिवर्तन आता है, और वो दूसरा परिवर्तन आपका आता है रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन आता है, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। अब ये विद्यार्थियों रासायनिक परिवर्तन क्या होता है तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये भौतिक परिवर्तन के बाद दूसरा, जिसको केमिकल चेंज भी बोलते हैं, केमिकल चेंज। अब विद्यार्थियों ध्यान से देखना, केमिकल चेंज क्या होता है तो इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों के रासायनिक गुण एवं संगठन में परिवर्तन होता है तथा परिवर्तन के दौरान इसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है, ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों के संगठन एवं रासायनिक गुण में परिवर्तन होना, और ध्यान देना परिवर्तन के दौरान नए पदार्थों का निर्माण होना, ये इसमें मुख्य विशेष बात है। तो लिख सकते हैं परिवर्तन के दौरान नए पदार्थों का निर्माण होना, न्यू प्रोडक्ट बनना, नए पदार्थों का निर्माण होना। और ऐसे परिवर्तन को हम किस नाम से जानेंगे, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो विद्यार्थियों ध्यान से समझना कि ये जो रासायनिक केमिकल चेंज होता है इसमें एक नया पदार्थ बनता है। कहने का अर्थ है कि जो चीज हम अभिकारक के अंदर उपयोग लेंगे तो उत्पाद के अंदर, उसके अभिकारक के अंदर जो संगठन और गुण होते हैं वो उत्पाद के अंदर आपको नहीं मिलेंगे, उसमें चेंज मिलेगा, उसमें एक नया पदार्थ मिलेगा। तो हम इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में भी बात करते हैं कि परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन की कौन कौन से विशेषता या कौन कौन से गुण धर्म होते हैं, तो उसके बारे में देखना। रासायनिक परिवर्तन के गुण, कौन कौन से गुण होते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। रासायनिक परिवर्तन के गुण, अब ध्यान देना विद्यार्थियों, सबसे पहला इसमें यह गुणधर्म आएगा कि पदार्थों के संगठन एवं रासायनिक गुण में परिवर्तन होना। पदार्थों के संगठन, जो उसमें भाग लेने वाले, वह गुण में परिवर्तन होना, गुण में परिवर्तन होना, और वो भी परिवर्तन स्थायी होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि मैंने कार्बन पदार्थ को लिया और कार्बन को मैंने ऑक्सीजन के साथ दहन करवा दिया, तो ये दोनों घटक अलग अलग होते हैं। जब इससे मैंने क्रिया करवाई तो क्रिया करवाने के दौरान इसमें जो उत्पाद बना वो बना CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो विद्यार्थियों देखना
तो विद्यार्थी देखना, कार्बन और ऑक्सीजन जब दोनों संघटक अलग अलग होते हैं, जब ये आपस में क्रिया करते हैं तो ये एक नया पदार्थ ही बनाता है और उसका नाम है CO2। तो कहने का मतलब है कि संघटक और उनके गुण होते हैं, इनके गुण अलग होते हैं, इनके गुण अलग होते हैं, ये आपस में क्या हो जाते हैं, परिवर्तन होकर के एक नया गुण वाला पदार्थ बना देते हैं और उसका नाम है CO2। तो कहने का मतलब है कि उसके संघटक और गुण में परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। दूसरी बात हम करते हैं कि ये परिवर्तन होते हैं अणु उत्क्रमणीय होते हैं। अणु उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि ऐसे परिवर्तन जो पुनः अपनी मूल अवस्था में नहीं आते हैं, या फिर कह सकते हैं स्थायी होते हैं। क्या होते हैं, स्थायी। तो हम कह सकते हैं कि ये परिवर्तन का मतलब है रासायनिक परिवर्तन अणु उत्क्रमणीय होता है। कैसा होता है, अणु उत्क्रमणीय। ये परिवर्तन अणु उत्क्रमणीय होता है, अणु उत्क्रमणीय होता है। और तीसरा हम कह सकते हैं कि ये स्थायी होता है। कैसा होता है, स्थायी होता है। एक बार बन गया तो दोबारा पुनः अपनी मूल अवस्था में नहीं हो आ सकता है, स्थायी होता है। और इसका चौथा हम कह सकते हैं कि इसमें मुख्य बात यह है कि रासायनिक परिवर्तन के अंदर सदैव नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें नए पदार्थों का निर्माण होना, इसमें नए पदार्थों का निर्माण होना, तो नए पदार्थों का निर्माण होना। तो ये चार इसकी विशेषताएं होती है। अब यदि बात करें कि भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण कौन कौन से होते हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा जो अगला जो पॉइंट रहेगा कि रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण, परिवर्तन के उदाहरण। तो विद्यार्थियों ध्यान से देखना कि जिस प्रकार हमने पढ़ा था भौतिक परिवर्तन के उदाहरण, उसी प्रकार रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज होता है। अब रासायनिक परिवर्तन के अंदर रासायनिक गुण चेंज होते हैं, भौतिक परिवर्तन के अंदर भौतिक गुण चेंज होते हैं। अब ध्यान देना कि उदाहरण कौन कौन से हैं। दो तो हम उदाहरण कॉमन लेते हैं। सबसे पहले है कि उसमें पढ़ा हमने कागज का फटना, तो इसमें हम पढ़ेंगे कागज का जलना। अब विद्यार्थियों ध्यान देना, कभी कभी क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसा आता है कि कागज का फटना और कागज का जलना कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, तो हम अनजान में क्या करते हैं कि दोनों का एक ही उत्तर लिख देते हैं। कागज का फटना पड़ा, उसकी जगह जलना आ गया, तो हम उसको सही तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं, और अब कागज का जलने को भौतिक परिवर्तन। बिल्कुल ये गलत है। कागज का जलना इसका मतलब है कि कागज किसी वायु की या ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होकर के वो एक नया पदार्थ राख बना देता है, उससे गैसें बन जाती है और उनसे वापस पुनः कागज का निर्माण नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि कागज का जलना है वो एक बहुत रासायनिक परिवर्तन है, जबकि कागज का फटना एक भौतिक परिवर्तन है। अब ध्यान देना दूसरा, उसमें हमने पढ़ा मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, और इसमें हम पढ़ेंगे मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि वो मोम होती है वो कभी जलती नहीं, वो पिघलती है, लेकिन उस मोम के अंदर कुछ ऐसे ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, वो जलते हैं। अब यदि वो ज्वलनशील पदार्थ यदि जल जाते हैं तो उन्हें पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो मोम का जलना, मोमबत्ती का जलना। तीसरा, सभी घरों के अंदर ये जानते हो कि दूध का फटना या दूध का जमना, कि दूध होता है वो मीठा होता है, लेकिन जैसे ही वो जमा हो जाता है या दही बन जाता है उस समय उसके गुण खट्टे हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये भी एक नया पदार्थ बनते हैं कि दूध से दही जमना, दूध से दही जमना, ये भी हमारा भौतिक रासायनिक परिवर्तन है। फिर चौथा बात करते हैं, जैसे हम भोजन खाते हैं तो भोजन खाने के बाद हमारा भोजन का क्या होता है, डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद हमारे भोजन के अंदर बहुत सारे जटिल अणु होते हैं, वो सरल अणु में विघटित हो जाते हैं और नए अणु में विघटित होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भोजन का पाचन भी हमारे एक रासायनिक परिवर्तन है, भोजन का पाचन भी एक रासायनिक परिवर्तन है। फिर पांचों हम बात करते हैं फलों का पकना। जैसे आम होता है तो आम से पहले जो आम का फल होता है वो कच्चा केरी के रूप में होता है, जैसे ही आम पक जाता है तो एक मीठा रस होता है। तो आम फलों का पकना, फलों का पकना, फलों का पकना, ये भी एक क्या होता है,
रासायनिक परिवर्तन होता है। अब यदि बात करें छठा, तो हम कह सकते हैं कि पौधों में वृद्धि, पौधों के अंदर वृद्धि, ये भी एक आपके रासायनिक परिवर्तन होता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो रासायनिक परिवर्तन के होते हैं। अब आप 5-6 उदाहरण याद रख लेना, बहुत सारे उदाहरण होते हैं और इन्हीं उदाहरणों के साथ आपके जो रासायनिक परिवर्तन के मुख्य उदाहरण थे वो आप एग्जाम में कर सकते हो। नॉर्मल 3 से 4 एग्जाम्पल याद रखने होते हैं। और रही बात अब आपके जो परिवर्तन की, तो हमने 2 परिवर्तन पढ़े। प्रवास की यदि बात करते हैं तो सबसे पहले परिवर्तन की बात करें कि परिवर्तन किसे कहते हैं, तो परिवर्तन की परिभाषा, फिर 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों के भौतिक गुण, और भौतिक गुण में आपके ये आते हैं आकार, ताप, दाब, घनत्व, रंग आदि, और भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। फिर हमने भौतिक परिवर्तन की क्या पढ़ी, विशेषता पढ़ी, और विशेषता के बाद हमने भौतिक परिवर्तन के क्या पढ़े, उदाहरण पढ़े, और उदाहरण के बाद वापस हमने दूसरा परिवर्तन पढ़ा, रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन के अंदर भौतिक गुण और अवस्था, लेकिन रासायनिक परिवर्तन के अंदर पदार्थों के संगठन और रासायनिक गुण में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब रही बात भौतिक परिवर्तन के गुणों की, तो हमने मुख्यतः गुण पढ़े। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के गुणों में अंतर बताइए, या फिर कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि भौतिक परिवर्तन के उदाहरण और रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। काफी सवाल ऐसे बनते हैं इससे रिलेटेड, तो आप ये सभी विद्यार्थी खुद क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करना। और फिर हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। तो ये मुख्यतः उदाहरण थे जो हमने पढ़े थे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अगले, इस परिवर्तन के दौरान होने वाले कुछ ऐसी अवस्थाएं। तो सभी विद्यार्थियों को ये परिवर्तन वाला टॉपिक बेहतर तरीके से समझ में आया है, और जिसके भी समस्या है उस टॉपिक रिलेटेड, तो आप अपनी समस्या को समाधान कर सकते हैं इस वीडियो के द्वारा। और इसी वीडियो के साथ हम अगला और वीडियो लेके आएंगे, और क्लास से लगेगी, रेगुलर लगेगी, आप सभी विद्यार्थियों का सहयोग रहेगा, तो हम रोजाना रेगुलरिटी रखेंगे। और तमाम राजस्थान, अन्य स्टेट से जुड़े विद्यार्थी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस चैनल पर बेहतर तरीके से क्लासों को हम डाल सके। आप देखो, समझो, जो भी आपके डाउट होते हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में या हमारे से संपर्क करके इसको दूर कर सकते हैं। और इसी बायोलॉजी वाला एसपी सर यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको पुनः एक बार सभी विद्यार्थियों को स्वागत और अभिनंदन। आज की क्लास को यहीं पर, जय हिंद, जय भारत।